एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो इससे पहले आप मॉडल पेपर का भी वीडियो देख लीजिए। मॉडल पेपर सेट 1 एंड 2 एंड 3 इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड है। अभी जो हम देखेंगे ना, पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन बेसिक देखेंगे। ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करते हैं ना, वीडियो के बिना स्किप किए हुए, तो इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप आराम से बना लीजिएगा। और ये जो चैप्टर कंप्लीट रिवीजन करने से ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा ना, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रहेगा रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन आप आराम से इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए हम समझना स्टार्ट करते। देखना पहले समझिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आर्थिक क्रिया पूछता है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन होगा। देखिए, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। देखिए, हम उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध हो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। जो मानव की आवश्यकता हो और जो हमारे पास सीमित साधन है, उस सीमित साधनों से अपना आवश्यकता को कैसे संतुष्ट किया जाए ना, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। समझ गए इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होता है? चलिए आगे देखिए कि आर्थिक क्रिया के प्रकार। यहाँ पूछ रहा है काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार है? तो आर्थिक क्रिया का है ना, कितने? 4 प्रकार है। पहला उत्पादन, उपभोग, विनिमय। विनिमय देखिए, वस्तु कीमत निर्धारण तथा साधन कीमत निर्धारण। और चौथा है मेरा निवेश। अगर आपसे पूछे कि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार है, तो आप कितने बोलिएगा? 4 प्रकार है। 4 कौन कौन प्रकार है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, साधन कीमत निर्धारण, निवेश। समझ गए? चलिए, उत्पादन के एजेंट, ये सब आर्थिक क्रिया के जो प्रकार है, आपके बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन रह सकता है। इसलिए इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि उत्पादन के कितने क्रिया है, कितने प्रकार है। तो 4 प्रकार है। कौन कौन प्रकार है? तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश। चलिए थर्ड देखते हैं उत्पादन एजेंट क्या होता है। उत्पादन एजेंट में आता है 5 टाइप्स आता है। देखिए, पहला आता है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। ये उत्पादन के मेन एजेंट है। मेन 5 एजेंट है। कौन कौन 5 है? उत्पादन, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। 4 टॉपिक है कि व्यष्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समझे? वेस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या किया जाता है ना, केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। समझ गए? केवल व्यक्तिगत यानी कि सूक्ष्म, यानी कि नाम से ही माइक्रो वेस्ट, यानी छोटा स्तर पे जो भी अध्ययन हो उसको हम किस में अध्ययन करते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादकता अथवा फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि अनेक ऐसी आर्थिक क्रिया जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित हो, जिसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ये हमारा अर्थशास्त्र का माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये डिफिनेशन हो गया। और ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके ये बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही कि वेस्ट यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन दीजिए, वेस्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र का परिभाषा बताइए। तो आप इतना लिख दीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए 5 पॉइंट देखिए। वेस्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएँ हैं। यहाँ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछ रहा है कि आपके क्वेश्चन में रहेगा, तो आप कैसे लिखे? देखिए, पहले तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा, ऊपर में हेडिंग डाल दीजिए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत और आर्थिक कल्याण सिद्धांत। मांग का सिद्धांत, फिर लागत उत्पादन का सिद्धांत, मजदूरी, लगान, ब्याज, साधन कीमत सिद्धांत में आता है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। चलिए देखिए 6 पॉइंट देखिए कि मैक्रो। अब यहाँ से समष्टि अर्थशास्त्र का डिफिनेशन आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का जो डिफिनेशन होगा ना, वो क्या होगा? समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। देखिए, मैक्रो जो है ना संपूर्ण अर्थव्यवस्था के, और वो मैक्रो जो है ना सिर्फ व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। माइक्रो क्या करता है? केवल व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। और ये जो है मैक्रो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर का अध्ययन करता है। यहाँ से अंतर आपको समझ में आ गया। उदाहरण के लिए, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, इन्वेस्टमेंट, ये सब का अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या है? माइक्रो में है क्या? केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं 7 पॉइंट है कि आर्थिक समस्या क्या? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, आपके मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कि माइक्रो सूक्ष्म, एक है मैक्रो जिसका अर्थ होता है व्यापक। छोटे स्तर का अलग है, छोटे स्तर में माइक्रो बोलते हैं और बड़े स्तर को मैक्रो बोलते हैं।
थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो माइक्रो से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ना, ये वीडियो देखने के बाद आप सारा क्वेश्चन आराम से इजी वे में लिख के आ सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, आर्थिक समस्या क्या, आपके क्वेश्चन में ये रहेगा, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बताइए। देखिए, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। देखिए, मेरे पास तो काफ़ी आवश्यकता है, बहुत सारा आवश्यकता है, विभिन्न आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास क्या है ना, साधन जो है ना वो सीमित है। सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न, सीमित साधनों से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उसमें भी अगर डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और डायरेक्ट मेरे से चैटिंग करके भी इसका लिंक पीडीएफ ले सकते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, ये भी क्वेश्चन रहेगा ही, आपके एग्जाम में रहेगा, ये सब क्वेश्चन का स्टार कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यार। देखिए, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? असीमित आवश्यकताओं की वजह से। मेरा आवश्यकता अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स, हम अनलिमिटेड चाहते हैं। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, यानी कि आवश्यकता जो भी हम आवश्यकता सब मेरा अलग अलग है, उस समय अंतर है। आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित, जो मेरा जिससे आवश्यकता मेरा पूर्ति होगा वो मेरा साधन क्या है, लिमिटेशन में है, ऐसा नहीं क्या लिमिटेड है। ठीक, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूज़, चयन एवं चुनाव की समस्या, ये सब है मेरा आर्थिक समस्या। ये सब प्रॉब्लम से मेरा आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। चलिए समझ गए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या है? आपके क्वेश्चन में रहेगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या है। देखिए, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन की जाए, ये मेरी समस्या है। कैसे उत्पादन किया जाए, ये भी समस्या है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी समस्या है। साधन के कुशलतम उपयोग की समस्या, साधन के विकास की समस्या, ये सब हमारी क्या है, तो एक तरह से समस्या है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे पॉइंट मेरा 10 है, उत्पादन संभावना वक्र। देखिए, यह उत्पादन संभावना वक्र, यह वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोग को प्रकट करता है। यह दो मुख्य मान्यताओं पर आधारित है। एक स्थिर तकनीकी और दूसरा है स्थिर साधन। समझ गए? इसका 2 पॉइंट है, इसमें ज़्यादा नहीं डीपली नहीं जाना है। ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में रहे। इससे पहले जो देखे ना वेरी इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ये देख रहे हैं ना, आपके ऑब्जेक्टिव में ये रहेगा, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि उत्पादन संभावना के वक्र की क्या क्या विशेषता है। तो ये बाएं से दाएं की ओर झुकती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती है। ये उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता है। सेकेंड विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदार होता है। ये दोनों क्वेश्चन है ना मॉडल पेपर में भी। अगर मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र खिसकना, साधनों में परिवर्तन के कारण खिसकता है, और दूसरा तकनीकी में परिवर्तन के कारण जो उत्पादन संभावना का वक्र है वो पीछे होता है। चलिए, उत्पादन संभावना वक्र द्वारा केंद्रीय समस्या का विश्लेषण करें। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र पर कोई बिंदु यह प्रकट करता है कि x तथा y की बिंदु कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन संभावना वक्र के नीचे स्थित कोई बिंदु साधन के अपूर्ण उपयोग को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर खिसकना आर्थिक विकास को व्यक्त करता है। किसको? अगर आपको ऑब्जेक्टिव में रहे कि उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकना क्या व्यक्त करता है, तो आर्थिक विकास को व्यक्त करता है। चलिए आगे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी, अवसर लागत क्या होता है। देखिए, ये पिछले बार ही पूछा है, 21 में ही पूछा। क्या मालूम सर कहीं 22 के एग्जाम में पूछ दिया जाए, 23 में ही पूछे। अवसर लागत क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये डिफिनेशन पूछ रहा है एक तरह से। हाँ, देखिए, एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की मात्रा वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। ध्यान दीजिए, एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। यानी कि एक दूसरे के बदले हमको, जैसे कि आम चाहिए तो हमको कैसे मैं इसको आपको समझाइए। यहाँ फिर से पढ़िए, एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए हमें छोड़ना पड़ता है। समझ गए? आराम से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। पिछले साल ही पूछा अवसर लागत का डिफिनेशन, क्या मालूम इस बार ही पूछ दें। अब पूछ रहा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
सीमांत अवसर लागत क्या होता है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन में रहेगा। देखिए, एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। समझ गए? ये भी आप आराम से लिख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये अवसर लागत वाला इम्पोर्टेंट था। चलिए देखिए कि 16 पॉइंट में क्या है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान सीमांत अवसर लागत को दर्शाता है। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र सीमांत अवसर लागत को वाकई में दर्शाता है। यहाँ पर थोड़ा डिटेली देखिए। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान बढ़ता है क्योंकि उत्पादन संभावना का वक्र मूल बिंदु की ओर नत्वदार होती है। इसी कारण जब साधनों को एक उपयोग से हटाकर दूसरे उपयोग में लगाया जाता है तो सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उत्पादन संभावना वक्र की आकृति। उत्पादन संभावना वक्र की मूल बिंदु की ओर नत्वदार होती है क्योंकि साधनों को एक उपयोग से हटाकर दूसरे उपयोग में लाया जाता है तो सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समझ गए? चलिए देख लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, उसको भी हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री J.M. किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ये पिछले साल ही पूछा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल पूछा है, जितना है सब पूछा हुआ है। किस साल पूछा है? तो 1936 में ये जनरल ऑफ थ्योरी बुक की प्रकाशित किए थे। कितना होगा इसका आंसर? बी होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि ट्रीटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। और ये जो है ट्रीटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, ये भी पिछले साल पूछे। पिगू है या जेबीस है या किन्स है या रिकार्डो है? अगर पता है तो कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो लेखक है ना, ये जेबीस है। कौन है? तो जेबीस है। समझ गए? चलिए आगे देखिए। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स ही न पढ़ रहे हैं। तो इसका सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है कौन किया था, पता है तो जल्दी से बताइए कि इस शब्द का प्रयोग कौन किया था। तो इस शब्द का जो प्रयोग है ना, कौन किया था? मार्शल किए थे या वेल्डिंग किए थे या केंज किए थे या रैगनर फ्रिस किए थे? तो इसका जो प्रयोग किए थे कौन किए थे? रैगनर फ्रिस किए थे। देखिए, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग तो कौन किए थे? मार्शल किए थे, वेल्डिंग किए थे, केंज किए थे, रैगनर फ्रिस। तो कौन किए थे? रैगनर फ्रिस। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, इनमें से सभी। जैसा कि अभी हम पढ़े जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का, बड़े स्तर का, जिसको बोलते हैं मैक्रो का। तो राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का। तो इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से सभी। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार ही कर लीजिए कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, उपभोक्ता व्यवहार ये छोटे स्तर का है, जैसा कि अभी हम पढ़े। तो किस में किया जाएगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। इसका भी आंसर क्या होगा? तो ये होगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जा रहा है? बताइए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विषय वस्तु का अध्ययन, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर पता है तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? तो उपरोक्त में से दोनों होगा, वेस्ट में भी और समष्टि में। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा, इस बार भी पूछ सकता है। चलिए, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? जेबी से, मार्शल, पिगू या कैनन। तो कौन नहीं है निम्न से विचारधारा के? अगर पता है तो इसका भी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन नहीं है। तो ये जेबी से है ना, ये नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? जेबी से। देखिए, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी इस बार भी क्वेश्चन में रह सकता है। 2018 में पूछा है। मार्शल कहे थे, फ्रेडमैन कहे थे, किन्स कहे थे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहते ना, फ्रेडमैन जो है ना वो कहे थे कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में
राष्ट्रीय आय, आर्थिक समराष्ट्रीय क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो बताइए क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं नहीं, वरिष्ठ अर्थशास्त्र का निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, तो राष्ट्रीय आय का। क्या 10 का आंसर क्या होना चाहिए? तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, वरिष्ठ अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? वरिष्ठ अर्थशास्त्र के व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, चलिए आगे देखते हैं। 11 होगा लेकिन उसका आंसर नहीं है, ऑप्शन आंसर नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में रहेगा, और ये 1-2 नंबर में नहीं, ये 5-4 नंबर में रहेगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए और अच्छे से समझिए। हाँ देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था एवं नियोजित अर्थव्यवस्था में भेद कीजिए। यानी कि देखिए इसको काफ़ी तरह से लिख सकता है कि बाजार अर्थव्यवस्था एवं नियोजित अर्थव्यवस्था में अंतर कीजिए, या पूंजीवाद एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कैसे कीजिएगा। तो मेरा तो पहला ये फॉर्मेट रखिए, ये फॉर्मेट हमेशा दिमाग में रखिए। बाजार अर्थव्यवस्था एवं नियोजित अर्थव्यवस्था में अंतर निम्नलिखित है, या ऐसे भी अंतर लिख सकते हैं। तो कोई 5 अंतर जो है, तो 5 अंतर कौन कौन सा? 5 नंबर है तो आपको 5 नंबर में 5 को पॉइंट देना ही होगा। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए अंतर का आधार, जो आपको आता है बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद है, समाजवाद। ऊपर वाला नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, नहीं भी तो समाजवादी पूंजीवादी भी लिख दीजिएगा तो आपको चलेगा। तो जो भी सबसे पहले इन दोनों का ना डिफिनेशन क्लियर कर दिया कीजिए, पूंजीवाद और समाजवादी का। देखिए उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है पूंजीवादी में। तो किस में है? और समाज, इसमें क्या मेरा व्यक्तिगत आधार निजी होता है, यानी पर्सनली होता है मेरा, और मेरा पर्सनली स्वामित्व अधिकार होता है। और इसमें देखिए उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण समाज का स्वामित्व तथा उनका संचालन उन केंद्रीय संस्था द्वारा होता है। ये जो है ना, जैसे क्या बोलते हैं समाजवाद, यानी समाज का होता है, सभी का होता है, उस पर अधिकार सभी का होता है, समाज का स्वामित्व होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति का। तो किसमें? समाजवाद अर्थव्यवस्था होगा। चलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है। जब भी आपका पूंजी रहेगा, जब भी आपका पर्सनल रहेगा, तो आप उसको जैसे यूज करें, जैसे मर्जी हो, उसमें आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप चाहिएगा समाजवाद में पर्सनली स्वतंत्रता मिले आपको, तो नहीं मिलेगा। देखिए केंद्रीय नियोजन, देखिए केंद्रीय नियोजन नहीं है, आपका पर्सनल आपका व्यक्तिगत है, तो कोई केंद्रीय नियोजन नहीं होना चाहिए। किस में? पूंजीवादी में। और केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, जो सामाजिक है उस पर केंद्र का नियोजन रहता है, उस पर काबू रहता है। प्रतियोगिता, स्वतंत्र प्रतियोगिता की उपस्थिति, यानी स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव रहता है, इसमें अभाव रहता है। चल संचालन, स्व संचालित आर्थिक प्रणाली, आपका पर्सनल निजी तो आप जैसे संचालित करें आपका ठीक है। आर्थिक प्रणाली स्वचालित नहीं रहता, ये स्वचालित नहीं रहता। उद्देश्य, लाभ उद्देश्य सर्वोपरि है, समाज कल्याण का उद्देश्य है। जब भी समाज हो तो समाज का ही उद्देश्य के लिए बनेगा, तो समाज कल्याण उद्देश्य के लिए। और लाभ उद्देश्य यानी पर्सनली है। प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का, प्रयोग करने एवं हस्तांतरण करने का अधिकार है। जिसका पूंजी है, जिसका खुद का पूंजीवाद है, हम किसी को हस्तांतरण कर दे, किसी को दे दे, ये मेरा अधिकार है। बट सामाजिक में ऐसा नहीं होता है, निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपूर्ण संपत्ति पर सरकार का स्वामित्व, किसका? सरकार का। आर्थिक संघर्ष, देखिए आर्थिक समानता होने के कारण वर्ग संघर्ष होता है, ये पर्सनली है। आर्थिक समानता होने के कारण वर्ग संघर्ष नहीं होता है। समझ गया? आई होप कि अच्छे से, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। और ये देख लीजिए, इसका PDF मिल ही जाएगा आपको वैसे। तो चलिए आगे देखिए कि आर्थिक पद्धति के विभिन्न प्रकार की विवेचना कीजिए। जो आर्थिक पद्धति है तो कौन कौन होता है? देखिए पहला है मेरा पूंजीवादी, समाजवादी, और तीसरा क्या है? एक मिश्रित अर्थ, जिसे मिक्सड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। इस सब जैसे कि 2015 में पूछा और इस बार भी पूछ दे। देखिए 3 है, जैसा कि अभी हम यहाँ 2 पढ़े हैं ना, एक पूंजीवादी या दूसरा समाजवादी पढ़े। तो पूंजीवादी या समाजवादी का तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया उसी से। अब हम देख लेते हैं मिश्रित, देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहिए। देखिए मिश्रित में क्या, इस प्रणाली में देखिए मिश्रित में देखिए इस प्रणाली में कुछ आर्थिक कार्य करने के लिए लोग स्वतंत्र होते हैं तथा कुछ आर्थिक कार्यों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। इसमें निजी तथा सार्वजनिक अथवा सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। उत्पादन, लाभ कमाने तथा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। देखिए इस प्रणाली में मिक्स है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। इसमें कुछ आर्थिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र, कुछ आर्थिक कार्यों का सरकार का नियंत्रण होता है, ऐसे कुछ निजी सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। यानी कि मिक्स है, नाम से स्पष्ट है। सरकार का भी है, निजी तथा सार्वजनिक
अथवा सरकारी क्षेत्र का भी अस्तित्व पाया जाता है। उसमें उत्पादन लाभ कमाने तथा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। उत्पादन लाभ कमाने तथा सामाजिक कल्याण के पर्पज से किया जाता है। समझ गए? तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो गया। अगर अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।